कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे होता है एक कोफिशिएंट होता है ना, एक होता है कांस्टेंट होता है और पहला हो गया कोफिशिएंट, दूसरा हो गया कांस्टेंट और तीसरा हो गया वेरिएबल। वेरिएबल इज़ द कंपलसरी पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, तो वेरिएबल हो गया। और चौथा हम लोग मान लेते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर ये 4 चीज़ें होती हैं, लगभग हर चीज़ में होती हैं, है ना। अगर 4 चीज़ नहीं तो 2 चीज़ होनी कंपलसरी है, एक तो वेरिएबल और दूसरा उसका कोफिशिएंट होना कंपलसरी है, तभी वो क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल भाई हमने लिख लिया 3x + 5। अब यहाँ पर 3x + 5 आपको दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, जो 5 है इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, है ना। वेरिएबल बोलते हैं x और तीसरा होता है कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट। और चौथा टर्म मैंने बोला था भाई प्लस, ये जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये जो साइन आता है इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो कोई भी पॉलिनोमियल भाई इन तीनों चारों चीज़ों को मिलाकर बनता है। अगर 4 चीज़ नहीं तो 2 चीज़ कंपलसरी होता है, पहला कोफिशिएंट, दूसरा वेरिएबल। वेरिएबल इज द मोस्ट पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज अगर वेरिएबल नहीं रहेगा तो वो नहीं बन सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है, चलो ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा पॉलिनोमियल का और तुम्हारे डिटेल के लिए बता देता हूँ। पॉलिनोमियल को 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है ना। तो पहले कैटेगराइजेशन को कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर, क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। और दूसरे कैटेगराइज को कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ पावर कहें तो हो सकता है कोई तुमको ऐसे मिल जाए ax + 2, है ना, या 2x मिल जाए, या 9x मिल जाए, +3 मिल जाए। तो इस तरीके से तुमको कोई चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम कितनी है, 1। तो अगर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होती तो उसको कहते हैं अपन लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी पावर हमेशा 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो दूसरा होता है भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है भाई, पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या होता है भाई, कोई भी अगर तुमको मिला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है, 2x² + 5x, या हम कहें भाई 9x², या हम कहें भाई 8x² + 2। तो ये जो मैं तीनों चारों चीज़ लिखा हूँ इसमें जो मैक्सिमम पावर x की 2 है, यहाँ भाई x की पावर 2 है, यहाँ भी x पावर 2 है। तो जहाँ पर x पावर 2 रहता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है, हाँ। अच्छा, तीसरी चीज़ इसमें होती है, कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब तो नाम से ही समझ में आ जाता है, क्यूब, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 होनी चाहिए, है ना। मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, है ना। तो जैसे मैंने लिख दिया ax³ + bx, या 10x³ + 9x, और ऐसे लिख लिया जाए भाई 10x³ + 8x² + 5x और +9। तो इस तरीके से अगर हमने कोई पॉलिनोमियल लिख लिया तो इसको बोलते हैं क्यूबिक। बात समझ में आ गई। इसके बाद भाई ऐसे होता है और भी पावर बढ़ती जाती है तो हम लोग जनरली टर्म उसको बोल देते हैं ये पॉलिनोमियल है। जनरली हम लोग 3 ही नाम लेते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और तीसरा क्यूबिक। चौथा आता है तो उसका जनरल नाम देते हैं भाई, अगर पावर 4 है तो उसको भी पॉलिनोमियल बोल दो, है ना। नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन जनरली यही होता है, ठीक है ना। अच्छा, कहें हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, अगर हम इसको कैटेगराइज करें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म तो हो सकता है किसी में भाई सिंगल टर्म जैसे 9x², 8x, या प्लस नहीं रहेगा, है ना, प्लस नहीं, जैसे हो गया 9x और 8x पावर 4, 9x, इस तरीके से आ सकता है। देखो इसमें पावर का कोई लेना देना, अच्छा मैंने तुमको यहाँ पर बताया, यहाँ पर भाई जो है पावर का लेना देना होता है, टर्म का लेना नहीं देना होता है। जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ पावर कैटेगराइज करते हैं तो उसमें पावर को ही कंसिडर करते हैं, ना कि टर्म को। और जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में तो टर्म को कंसिडर करते हैं, ना कि पावर को कंसिडर करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा 9x और यहाँ पर पावर 2 है, लेकिन टर्म तो एक ही है। यहाँ हमने लिखा 9x तो यहाँ पर टर्म तो एक ही है, तो इसलिए इसको कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोमियल। बात समझ में आ गई। अच्छा, मान लो जिसके पास 2 टर्म ax + b, इसमें देखो 2 टर्म हो गया, या 9x + 8 आ गया, है ना। इस तरीके को कहते हैं हम लोग बाइनोमियल। क्या कहते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म, बाई मीन्स 2, नोमियल मीन्स
टर्म, जिसके पास दो टर्म होते हैं उसको कहते हैं बाइनोमियल। बात समझ में आ रही है ना। और तीसरा टर्म होता है भाई ट्राइनोमियल, जैसे ax² प्लस 9x प्लस 8, हमने ऐसे लिख दिया तो इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। ऐसे भाई मान लो किसी की पावर 3 जिसमें 4 टर्म हो उसको 4 टर्म कहते हैं। तो जो पावर 3 हो 3 से ज़्यादा उसको भी पॉलिनोमियल जनरल टर्म कहते देते हैं, और जिसमें 4 टर्म ज़्यादा हो 3 से ज़्यादा टर्म हो उसको भी पॉलिनोमियल कह देते हैं। तो लास्ट में टर्म घूम करके वही आ जाता है कि पॉलिनोमियल है। आपको बात समझ में आ गई? पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, समझ में आ गया है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल करते हैं। देखो थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, आई थिंक समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। अच्छा, और क्या है भाई, इसके बाद तुम्हारे सिलेबस में भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो। पहली बात जीरो समझते हैं, है ना। जीरो समझते हैं, क्या समझते हैं? जीरो समझते हैं, है ना। तो है ना, यहाँ देखो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक्चुअली ये जीरो नाम होता है, इसी को कहते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? रूट्स, ठीक है ना। तो रूट्स क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 5, ठीक है ना। अब इसमें जो तुम x की वैल्यू निकालोगे, जैसे मान लो ये 2x प्लस 5 इक्वल टू, अगर हम जीरो मान लें तो यहाँ पर जो x इक्वल टू, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस, और 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड। तो x इक्वल टू -5/2 जो आया हुआ है इसको अपन लोग कहते हैं रूट्स। इसी को क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं, या इसी को कहते हैं ज़ीरो। बात समझ में आ गई? तो जब लीनियर होता है तो उसके पास एक जीरो होता है, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 5, यहाँ पर x की एक ही वैल्यू आई है -5/2। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये कि ये जो जीरो आया है इसको, जिसकी जो लीनियर होता है पॉलिनोमियल, उसके मैक्सिमम जीरो कितने होते हैं? 1, ठीक है ना। तो जो लीनियर होता है लीनियर पॉलिनोमियल उसके कितने जीरो होते हैं? 1। अगर हम कहें भाई बाइनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं, बाइनोमियल बोलो क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है भाई, जैसे मान लो 2x² प्लस 6x प्लस 4 ऐसे आ गया। मान लो एक कोई इस तरीके से टर्म है, जिसका तुम फैक्टर अगर बनाओगे तो ये क्या बनेगा, 2x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस का 4। तो कॉमन निकालोगे यहाँ से 2x का, तो बचेगा x प्लस 2, और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन करोगे तो ये बचेगा x प्लस 2। अब x प्लस 2 वंस अगेन कॉमन, और सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 2। तो यहाँ पर देखो तुमको दो वैल्यू आएगी, एक x प्लस 2 मानोगे इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ गई -2, और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मानोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -1। तो जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसके पास कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? कितने जीरो होते हैं? 2। ऐसे भाई क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक में 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। वैसे फैक्टर करके निकाल लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी, अगर हम जीरो की बात करते हैं तो जीरो कितने होते हैं? लीनियर में 1, है ना। जितनी पावर उतने जीरो, उतने रूट्स। लीनियर के कितने रहेंगे? 1, है ना। और क्वाड्रेटिक के कितने रहेंगे? 2। क्यूबिक के कितने रहेंगे? 3, है ना। पावर 4 रहेगा तो उसके कितने होंगे? 4। अलग अलग जितनी पावर बढ़ती जाएगी उतनी जीरो। बात समझ में आ गई ना। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट्स, जितने बढ़ेंगे उतना वो भी बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो इसी को कहते हैं भाई जीरो या रूट्स। अच्छा, एक चीज़ यार ध्यान दो, रूट्स के बारे में हमने बात कर लिया। अब कुछ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कभी कभी देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पूछ देता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कोई जनरल सा क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड रूट्स। तो देखो वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख दिया। मान लो ऐसे कुछ, 0 मत लिखो, नहीं तो कहोगे सर ये आप क्या पढ़ा रहे हो। देखो ये मान लो, अब भाई हम कहें कि भाई वैल्यू कोई भी, यहाँ ये इसको मान लेते हैं भाई p ऑफ x इक्वल टू दे रखा है, और कहे भाई पुट अप द x इक्वल टू 0 1 2 3। तो इस तरीके से कुछ भी वैल्यू इसमें पुट करो तो ये जो p ऑफ x की वैल्यू निकल करके आएगी। मान लो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो p ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, है ना। अगर x वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
और 7, अगर हम P ऑफ 2 की बात करें तो क्या रह जाएगा 9। इस तरीके से ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर गया इसको कहते हैं वैल्यू। क्या कहते हैं? वैल्यू। कि कोई वैल्यू पुट करके उस पॉलिनोमियल में जो आंसर निकालते हैं उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और जो जीरो होता है वह उसको फैक्टर करके निकालते हैं। क्या करके? फैक्टर करके निकालते हैं, बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी कभी तुमको मिलेगा कि कोई ऐसी एक्स की वैल्यू रखें उस पॉलिनोमियल में वो वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया भाई ऐसे आ गया, देखो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 4। अगर हम मान लेते हैं, पुट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू माइनस का 2 यहाँ पर रख दें, एक्स इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है ना। तब क्या आएगा देखो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 इंटू माइनस का 2 है ना, और प्लस का 4, ये है ना, ये मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई 4 माइनस 8 और प्लस का 8। तो देखो x इक्वल टू क्या आ गया 0। तो जैसे हमने x इक्वल टू 2 रखा और ये पोलिनोमियल 0 हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू इसका रूट्स है और वैल्यू भी है। बात समझ में आ गई? या हम यूँ कह सकते हैं कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल का रूट्स है और उस रूट्स को रखा जाए उस पॉलिनोमियल और पूरा रूट्स निकल कर जीरो आ जाए, उस वैल्यू उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, तो पहली बात तो रूट्स होगा, दूसरी बात वो वैल्यू भी फाइंड आउट करे जीरो की। समझ में आया? तो सारे रूट्स वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सारे जो नंबर होते हैं वो रूट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, सेटिस्फाई नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है। लोग पूछ देते हैं भाई दोनों में क्या डिफरेंस होता है। भाई बात समझ में आ गई? वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है बेटा, लेकिन रूट्स उसके जो है रखने के बाद वो पॉलिनोमियल अगर जब जीरो करेगा पूरी को, तभी वो रूट्स कहलाता है, अदरवाइज वो रूट्स नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई है ना। तो मैंने आपको रूट्स बता दिया कि कैसे कैसे रूट्स होते हैं, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड रूट्स, वो भी बता दिया, है ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो एक आता है तुम्हारे में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना, उसको देखते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना। तो मान लेते हैं भाई जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग पूछ रहा है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है भाई? आपको पता है भाई कि ऐसे अपने को क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स डैश होता है और अपर साइड में वाई एक्सिस होता है और इधर वाई डैश। तो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, वाई एक्सिस पे होती है वही वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक्स डैश पे क्या होता है नेगेटिव वैल्यू होती है और वाई डैश पे भी नेगेटिव वैल्यू होती है ना। अब भाई बात करते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसे दे रखा है, मान लो कोई भी दे रखा है ना, एक्स के टर्म में वो पॉलिनोमियल दे रखा है ना, और एक ग्राफ बना दिया जाए, ये ऐसे बना दिया जाए। तो ये क्या बताता है भाई कि जितनी बार जो एक्स एक्सिस को टच करेगा, कट करेगा, टच भी करेगा और कट भी करेगा, उतनी जीरो पॉसिबल हैं, उतने जीरो होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? उतने जीरो होते हैं। जैसे अभी मैंने ये एग्जांपल बनाया है यहाँ पर, तो ये 2 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक एक्स डैश पे कट कर रहा है और एक एक्स एक्सिस पे। तो इसके टोटल जो जीरो होंगे वो कितने होंगे? 2 जीरो होंगे। टोटल कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। आपको समझ बात आ गई? अगर मान लो हमने एक फिर से क्वाड्रेंट बना लिया इस तरीके से और ये ऐसे 2-3 बार घूम घूम करके आ रहा है, तो जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी बार वो जीरो होगा, कंपलसरी है। समझ में आ गया? जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो का मतलब होता है कि एनी कर्व विच इज कट द एक्स एक्सिस दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरो। बात समझ में आ गई? तो ये देखो 4 बार कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास कितने जीरो होंगे? 4 जीरो होंगे। और सपोज करो कोई ऐसा हो जाए जो केवल टच करके निकल जाए इस तरीके से, एक ही बार टच किया, इसका मतलब एक ही जीरो होगा। टच करके भी निकलेगा तब भी जीरो कंसिडर करते हैं और कट करेगा तो कंसिडर करते हैं। क्लियर है? चलो इतनी बात समझ में आ गई, है ना। तो जो तुम्हारा पहली एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल का, उसमें तुमको जीरो ही निकालना है। कैसे कितने जीरो आते हैं उसको देख लेना, आसान है, लग जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो तुम्हारा दूसरा मान लेते हैं भाई कोई भी ऐसे पैराबोला बना हो इस तरीके से, ठीक, और वो अप साइड में ऐसे खुला हो। 2 तरीके का पैराबोला बनता है, एक अप साइड ओपन होता है और एक डाउन साइड में ओपन होता है।
पैराबोला, ये जो कर्व बन रहा है इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? पैराबोला, है ना। इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। अगर पैराबोला भाई अप साइड में खुला हुआ है तो इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कब? जब पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा तो जो ये आपकी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। बात समझ में आ गई? अगर मान लो ऐसे कोई डाउनवर्ड में ओपन हो रहा है, उसका जो फेस है वो डाउनवर्ड में हो रहा है, तो उसमें जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, एक मान लेते हैं एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऑलवेज नेगेटिव, और इसमें क्या रहेगा भाई? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई है ना। ठीक, तो ये देखो ये 2 बार कट करा इसके, इसका मतलब इस कितने पास कितने जीरो होंगे इसके? 2। और ये डाउनवर्ड साइड में ओपन हो रहा है, इसके कितने जीरो होंगे? 2। ठीक है ना। और डिपेंड करता है कैसे बन, लेकिन इसे ध्यान रखना एक्स स्क्वायर जो होता है वो उसका कोफिशिएंट कुछ भी रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। कब? जब वो अपवर्ड साइड में ओपन रहेगा उसका मुंह, और डाउनवर्ड साइड में रहेगा तो वो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात भाई मान लेते हैं इसी में, इस तरीके से कोई अगर पैराबोला बनाओ और एक बार टच करके केवल एक्स एक्सिस को निकल जाए, किसको? एक्स एक्सिस को निकल जाए, तो केवल और केवल एक ही जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? 1 जीरो होंगे। ठीक है ना। और जो एक्स स्क्वायर रहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या रहेगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। जीरो कितने होंगे? 1 जीरो होगा। कैसा जीरो होगा? 1 जीरो होगा। अगर मान लो भाई ऐसे ही वो डाउनवर्ड साइड में एक बार निकल रहा है इस तरीके से, तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और जीरो कितने होंगे? 1। ठीक है ना। और मान लो कोई कोफिशिएंट ऐसा बना, पैराबोला कोई एक्सिस को नहीं टच कर रहा है और कोई पैराबोला डाउनवर्ड में है ओपन मुंह में तब भी अब नहीं कर रहा है, तो जब कोई भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो उस केस में नो जीरो होंगे। क्या होंगे? नो जीरो। 9 जीरो नहीं रे, नो जीरो, कोई जीरो नहीं होगा। नो जीरो यहाँ लिख देते हैं, नो जीरो। लेकिन ध्यान देना जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। कब? जब अपवर्ड साइड में उसका मुंह ओपन रहेगा, और ये डाउनवर्ड साइड में अगर रहेगा तो ये भी ए की वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रहेगा? नेगेटिव, लेकिन कोई जीरो नहीं होगा। सीधा सा लॉजिक मैंने तुमको बताया कि अगर पैराबोला अपवर्ड साइड में खुला हुआ और एक्सिस को कट रहा है 2 जगह तो 2 जीरो होंगे, और डाउनवर्ड साइड में ओपन हो रहा है तो एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा नेगेटिव रहेगा, और जो उसमें जो 2 बार कट कर रहा है तो 2 बार जीरो। अगर मान लो पैराबोला ऊपर साइड खुल रहा है और एक्स एक्सिस को खुल एक बार टच करके नीचे जा रहा है तो इसका मतलब 1 जीरो होगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है ना। ऐसे मान लो कोई पैराबोला बना हुआ है जो टच ही नहीं कर रहा, ऊपर ऊपर निकल जा रहा है, तो उसमें जो नो जीरो होगा, जब तक टच नहीं करेगा तब तक कोई जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो ये तुमको थोड़ी सी कहानी बता दी गई। आगे चल के और डिटेल पढ़ोगे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे क्लास 12 जीरो एंड कोफिशिएंट, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, तो हमने एक इक्वेशन लिया 2x स्क्वायर, है ना, माइनस का 8x और प्लस का 6। देखो भाई एक चीज़ ध्यान देना, इसमें तुमको जो है फैक्टर निकालना आना चाहिए, अदरवाइज तुम कुछ कर नहीं पाओगे। फैक्टर करना नहीं आता है तो तुम बताना कमेंट, सर हमको फैक्टर करना नहीं आता है, तो हम तुमको वो सिखाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही ना। अब एक इसमें न्यू रीडिंग आती है जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। ठीक है ना। तो अगर मान लेते बेटा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो इसके 2 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो, है ना। एक को मान लेते हैं अल्फ़ा और दूसरे को क्या मान लेते हैं? बीटा। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आता है भाई, है ना, जिसको कहते हैं सम ऑफ ज़ीरो। क्या कहते हैं? सम ऑफ ज़ीरो। और एक को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। मेरी बात समझ आ रही है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल देते हैं। तो अगर सम ऑफ ज़ीरो की बात करते हैं तब क्या होगा उसमें बताओ? सम ऑफ ज़ीरो की बात करते हैं तो उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा
इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। ये किस केस में होता है, जब पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक रहे, मतलब पावर मैक्सिमम 2 रहनी चाहिए। तो कितने जीरो होते हैं, 2। एक होता है अल्फा प्लस बीटा जिसको कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा होता है भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसको अपन लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। ये तुम लोग नीचे देख सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है। चलो अब हमने एक इक्वेशन लिया भाई कि रिलेशन बनाओ 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो अगर तुमको फैक्टर करना नहीं आता तो नहीं बना पाओगे। तो हमने 6 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया भाई 6 और 2 जा 12 और 4 6 2 जा 12 और 6 प्लस 2 8 भी हो गया। तो हमने लिख लिया 2x² माइनस 6x और माइनस 2x प्लस 6। तो यहाँ से अगर कॉमन करें 2x तो क्या बचेगा भाई x माइनस 3, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन करें तो x माइनस 3। अब x माइनस 3 वंस अगेन कॉमन, और सेकंड ब्रैकेट में 2x माइनस 2। तो यहाँ से अगर इसको कंसिडर करें तो x इक्वल टू 3 आएगा, और यहाँ से कंसिडर करें 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू आएगा बेटा 1। क्या आएगा 1। तो 2 जीरो आ गए भाई, एक आ गया 3 और एक आ गया 1। तो अगर हम कहें भाई सम ऑफ जीरो बनाओ, क्या बनाओ, सम ऑफ जीरो बनाओ, सम ऑफ जीरो। कहोगे सर ये तो दोनों जीरो आए हैं, 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। देखो ये तो आया है। और हम कहें भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो बनाओ, क्या बनाओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बनाओ। तो कहो सर कुछ नहीं, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, ठीक है ना। हम कहें रिलेशन बनाओ इसमें, तो हमको पता है सम ऑफ जीरो क्या होता है भाई माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ध्यान से देखो, 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो यहीं लिख लेते हैं भाई, देखो 2x² माइनस 8x और प्लस का 6। तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए, तो माइनस 8/2। समझ बात आ गई। तो ये क्या हो जाएगा प्लस 8/2, तो ये कैंसिल होकर के आ गया 4। और कहें भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो बनाओ, तो ये क्या आता है भाई सी बाई ए। तो सी की वैल्यू कितनी है भाई 6 और बाई ए, तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया 3। तो ध्यान देखो भाई ये हमारा कोरिलेशन बन गया। इसी को कहते हैं भाई रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो। मेरी बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, मान लेते हैं, है ना, ऐसे मान लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, एक और मान लेते हैं हमारे पास आ गया भाई x² प्लस 17 लिख लेते हैं भाई, क्या लिख लेते हैं 17। तो 17x प्लस का 72। तो 72 का फैक्टर करेंगे, 9 8 जा 72 और 9 8 प्लस 17 आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x² प्लस 9x प्लस 8x प्लस 72। अब यहाँ से कॉमन करें भाई, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 9 बचेगा, और यहाँ से प्लस 8 कॉमन करें तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 9। अब x प्लस 9 वंस अगेन कॉमन, तो x प्लस 8 बचेगा। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें दोनों जगह से, तो x इक्वल टू -9 और -8, तो 2 जीरो आ गए। तो अपने को पता है भाई सम ऑफ जीरो क्या होता है भाई, सम ऑफ जीरो निकालो तो वो क्या होता है भाई -8 और -9, तो दोनों मिलकर क्या हो गया माइनस का 17। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो वो क्या कहता है भाई -8 इंटू -9, तो ये आ जाएगा भाई 72। हम कहीं को रिलेशन बनाओ तो कहोगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू 17 माइनस और ए की वैल्यू 1 है, तो आ गया भाई -17। कहो सर प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फ़ा बीटा सी बाई ए, तो सी की वैल्यू है भाई 72/a, तो ये आ गया 72। तो देखो ये कोरिलेशन बन गया कि नहीं बन गया, यही है तुम्हारे बुक में दिया हुआ, उसको देख करके पूरा क्वेश्चन लगा लेना। मेरी बात समझ में आ गई। चलो एक चीज़ इसमें और बन गया भाई, बच गया, वो क्या होता है मान लेते हैं भाई कोई क्यूबिक आ गया, तो क्यूबिक में क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, क्या आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है भाई पॉलिनोमियल, उसमें क्या होता है भाई 3 जीरो थे। जैसे फॉर एग्जांपल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। हमने एक जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसिडर कर लिया, तो इसके 3 जीरो होंगे। कौन सा मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है ना। तो एक होता है सम ऑफ जीरो अल्फ़ा बीटा और गामा, तो ये क्या होता है -b/a। मेरी बात समझ में आ गई। और एक होता है भाई अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल होता है c/a। और इन तीनों का एक प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल होता है -d/a।
मेरी बात समझ में आ गई। इस तरीके से अगर क्यूबिक है तो तुम ऐसे निकाल सकते हो। सपोज करो हमने लिख लिया 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 8 प्लस 10 एक्स सॉरी यहाँ 8x इक्वल टू 10। ये देखो क्यूबिक आ गया। अब कह रहा फाइंड आउट द जीरो, तो कुछ नहीं करना है भाई, है ना। इसका ये तो मैंने रैंडम ले लिया। पहली बात देखो, निकालोगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की जगह 4 है, माइनस 4/2, तो ये कैंसिल हो क्या आ गया माइनस का 2, ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल होता है सी बाई ए। तो सी की वैल्यू भाई 8 है अपान 2, तो ये कट करके कितना आ गया 4। ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल होता है डी बाई ए। तो डी की वैल्यू भाई 10 है, 10/2, ये कैंसिल होकर कितना आ गया 5, ये जीरो निकल गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जीरो निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलो अब एक चीज़ में बनता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो भाई पॉलिनोमियल यहाँ एन मान लेना नोमियल, इसमें दो तरीके का क्वेश्चन होगा। पहला ये कि तुमको क्वेश्चन में डायरेक्ट देगा सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना। जैसे कह दे भाई सम फाइंड आउट द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ऐसे दे दे -2 और 8। इस तरीके से क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ोगे तभी, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे देगा तुम अपने मन से लगा लोगे, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसे बनाओगे तो इसका जो फार्मूला होता है भाई वो ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। तो ये देखो ये सम ऑफ जीरो है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। x² माइनस सम ऑफ जीरो -2 तो प्लस 2x और प्रोडक्ट ऑफ 8 दे रखा है, तो ये हमारा देखो फॉर्म हो गया, ठीक है ना। ऐसे तुमको देगा डायरेक्टली क्वेश्चन में और उसका आंसर निकालोगे, 1 नंबर का पूछता है ना। और नहीं तो तुमसे कहेगा भाई 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कह रहा है कि फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ 2 जीरो आर गिवन दैट 2 and 3। तो ये 2 0 दे रखा है, क्या दे रखा है 2 0, ध्यान रखना जीरोस दे रखा है। ये सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, सम ऑफ जीरो नहीं है ना प्रोडक्ट जीरो, ध्यान रखना इस चीज़ को, नहीं तो तुम लोग गलती करते हो इसी में। दो तरीके का क्वेश्चन बनता है, एक डायरेक्ट पूछता है, क्वेश्चन देता है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अदरवाइज क्वेश्चन आस्क डायरेक्टली द 2 जीरो आप गिवन एंड फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें क्या करोगे, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालोगे, क्या होगा भाई 2 + 3 = 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे तो क्या आएगा 2 × 3 = क्या आएगा 6। तो वही फार्मूला लगाओगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से निकालो भाई, ये देखो x² माइनस 5x और प्लस का 6, ये देखो क्वाड्रेटिक बन गया। तो दोनों चीज़ समझ में आ गई। तुम अगर नंबर दिया हो तो डायरेक्टली ये मत कर देना प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो निकालना बैठ जाना, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर गलत हो जाएगा तो एक और नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। दो ही तरह का क्वेश्चन बनता है इसमें और तुमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।